हाय बच्चों एंड वेलकम बैक टू एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग। तो यार ये एक कंक्लूसिव वीडियो होने वाला है वेक्टर्स के ऊपर, जिसमें मैं जितनी भी वीडियोस मैंने वेक्टर में बनाई उन सब का एक कंक्लूजन देने वाला हूँ और कुछ नए और बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियरली समझाने वाला हूँ। और इस वीडियो के एंड में एक बोनस क्वेश्चन है जो कि बहुत शानदार है। बहुत सारे बच्चे इसमें फंसते हैं और ये प्रीवियस ईयर जेई मेंस में या एडवांस में शायद आया हुआ है। तो एक बार आप जरूर इस क्वेश्चन को देखना, क्योंकि इससे भी आपको कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो इस पूरे वीडियो को देखना, जिससे आपको बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलेगी वेक्टर्स के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार सबसे पहले कॉन्सेप्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि सपोज अगर कोई वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो मैं बोल सकता हूं इनका जो रिजल्टेंट होगा ए की टेल से बी की हेड को ज्वाइन करता हुआ इस तरीके से बनेगा, जिसको मैंने रेड कलर से बना रखा है। अब सपोज ए और बी के बीच का एंगल कुछ थीटा होता था, जिसको अपन रिजल्टेंट में लिखते थे √a² + b² + 2ab cos थीटा, राइट। तो एक नई चीज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सपोज ये रिजल्टेंट जो है ए वेक्टर के साथ अल्फा एंगल बनाए और बी वेक्टर के साथ बीटा एंगल बनाए, तो अपन को ये इंटरेस्टिंग बात यहां से समझ में आती है कि जो वेक्टर लंबा होगा ये रिजल्टेंट उसकी तरफ झुका हुआ होगा। बोलने का सेंस समझो, अगर ए वेक्टर को मैं लंबा बना दूं और बी वेक्टर इतना सा ही रहे, तो अपन क्या बोलेंगे, इसका जो पैरेललोग्राम है वो ऐसा कुछ बन जाएगा, जिससे आप देख सकते हो रिजल्टेंट थोड़ा इधर आएगा। अगर रिजल्टेंट इधर आया, आप देख सकते हो ये एंगल छोटा हो गया, अल्फा पहले से छोटा हो गया। तो जो वेक्टर लंबा, जैसे यहाँ पे ए वेक्टर को मैंने लंबा किया, तो रिजल्टेंट ए की तरफ झुक जाएगा। सिमिलरली सपोज अगर मैं बी को लंबा करता हूं, तो बी को अगर मैं लंबा बनाऊं कुछ इस तरीके से, तो अपन देख सकते हैं कि पैरेललोग्राम कुछ ऐसा बन जाएगा। अब रिजल्टेंट देखो ऐसा बनेगा। अब आप देख सकते हो बीटा एंगल छोटा हो गया। इसका मतलब ये है जो लंबा वाला वेक्टर है, जैसे इस केस में बी, रिजल्टेंट उसकी तरफ झुक जाएगा तो उसका एंगल छोटा हो जाएगा। तो बोलने का सेंस यहां से ये है, अगर ए का लंबाई बी से ज्यादा है तो अपन बोल सकते हैं अल्फा विल बी लेस देन बीटा, क्योंकि ये अल्फा इस तरफ झुका होगा, ए की तरफ झुका होगा। अच्छा, सिमिलरली अगर बी की लंबाई ए से ज्यादा हो जाए तो अपन बोल सकते हैं रिजल्टेंट बीटा की तरफ झुका होगा, तो अपन बोल सकते हैं बीटा जो एंगल होगा वो छोटा होगा अल्फा से। ये दो बातें अपन को यहां से सीखनी है। साथ ही साथ एक बोनस टिप ये रहेगी कि अगर ए और बी का साइज बराबर हो गया, दो इक्वल वेक्टर्स है, तो उनका रिजल्टेंट उनके बीचों बीच से जाएगा। तो तीसरा पॉइंट ऐसा समझ सकते हैं कि अगर ए और बी का जो मैग्नीट्यूड है, जो लेंथ है, वो बराबर हो जाए, तो अपन बोल सकते हैं अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा और रिजल्टेंट इन दोनों के बीचों बीच से निकलेगा। ये बात अपन को ध्यान रखनी है, ठीक है। तो पहला शानदार कॉन्सेप्ट यही है, इसको क्वेश्चंस में आप अप्लाई करना, बहुत मजा आएगा। मूव ऑन करते हैं अपने सेकंड कॉन्सेप्ट की ओर। तो नेक्स्ट पॉइंट एक और रिजल्टेंट के ऊपर अपन बात करेंगे। इसमें समझने वाली बात यह है कि a + b विल गिव यू रिजल्टेंट, राइट। और अपन ने रिजल्टेंट का फॉर्मूला ऑलरेडी देख रखा है। तो यहां पे सीखने वाली बात यह है कि अगर सपोज a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब a और b बराबर लंबाई के हैं, और मैं बोल रहा हूं ये a लंबाई का है, ये भी a लंबाई का है, और इन दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है, तो यहाँ पे देखो cos 90 ये टर्म खत्म हो जाएगी और a² + b² अपने पास क्या बचेगा, मतलब a और b तो बराबर है, तो a² + a² बन जाएगा 2a², और उसका रूट ले लोगे तो a√2 मिलेगा, और ये रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों के बीच से निकलेगा ऐसा। इसको ऐसे भी आप समझ सकते हो, अगर मैं इस a वेक्टर को यहाँ पे बना लूं तो अपने पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, जिसमें ये जो रिजल्टेंट है वो हाइपोटेन्यूस हो जाएगा। और आप देख सकते हो अगर ये a है, ये a है, पाइथागोरस थ्योरम से ये a√2 बन जाएगा। सिमिलरली एक और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, आप ऐसे याद रख सकते हो, अगर a और b अगेन बराबर है और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल 120 डिग्री है, तो अपन को ध्यान रखना है cos 120 की जो वैल्यू होती है वो -½ होती है। तो यहाँ पे नेक्स्ट केस में आप देख सकते हो, अगर दोनों वेक्टर्स a बराबर साइज के हैं और उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो 120 डिग्री इस तरीके से बना रहा है, तो यहां से आप देख सकते हो कि cos 120 अगर -½ हो गया तो ये बन जाएगा -1/2, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, राइट। और अपन बोल रहे हैं a और b की वैल्यू बराबर है, सपोज a है, तो मिलेगा a² + a² - a², तो इससे कट जाएगा, तो रूट के बाहर देखो a ही निकल के आ जाएगा। मतलब इसका जो रिजल्टेंट होने वाला है वो आपको a साइज का ही मिलने वाला है। तो यहां से आप याद रखना, अगर दो वेक्टर बराबर साइज के और उनके बीच का एंगल 120 है, तो रिजल्टेंट की वैल्यू किसी एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर ही होगी। तो इन दोनों पॉइंट्स को आप याद रखना, ये क्वेश्चन पे बढ़िया काम आते हैं। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कॉन्सेप्ट नंबर 3 में अपन ये सोच सकते हैं, अगर हमारे पास सपोज 3 वेक्टर्स हैं और ये तीनों के तीनों वेक्टर अगर 120 डिग्री बना रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो अपन ये सोच सकते हैं कि ये a और ये a, इनका जो 120 डिग्री है, तो रिजल्टेंट 20 से निकलेगा और वो भी a होगा। तो ये वाला जो a होगा वो इस a को कैंसिल आउट कर जाएगा।
तो यहां से सीखने वाली बात यह है, अगर 3 वेक्टर्स बराबर साइज के हों और उनके बीच का एंगल 120 डिग्री हो सभी का, तो इनका रिजल्टेंट 0 मिलता है। तो इस बात को ध्यान रखना। तो ऐसे सभी केसेस में रिजल्टेंट 0 हो जाएगा। तो इसी के साथ अपन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर मूव करते हैं, जो कि है लैमीज थ्योरम, जो कि बहुत फर्जी है लेकिन ठीक है फिर भी बता देता हूं। तो यार लैमीज थ्योरम कुछ ट्रिग्नोमेट्री में जो साइन रूल होता है उससे इंस्पायर्ड है। तो मैं तो बेसिकली लैमी को ये बोलता हूं कि भाई ने मैथमेटिक्स का साइन रूल लेके फिजिक्स में लगा दिया और अपना एक थ्योरम बना डाला। ठीक है, कहीं कहीं पे काम आता है तो उसको सीखते हैं। तो सपोज इसमें क्या होता है कि 3 अपने पास वेक्टर है ए बी सी इस तरीके से हैं, और इनके सामने समझो ए के सामने एंगल है अल्फा, बी के सामने वाला एंगल है बीटा और सी के सामने वाला एंगल है मामा, बोले तो गामा। तो जैसे साइन रूल में अपन क्या सीखते हैं कि अगर कोई ट्राइंगल है उसका ये साइड मान लो ए है, ये बी है, ये सी है, ए के सामने एंगल अल्फा है, बी के सामने बीटा है और सी के सामने गामा है। तो साइन रूल ये बोलता है कि साइन अल्फा अपॉन ए बराबर साइन बीटा अपॉन बी एंड साइन गामा जो होगा बटा सी, ये तीनों जो है बराबर होंगे, ये रेशियोज हमेशा बराबर होते हैं, इसी को अपन साइन रूल बोलते हैं। सिमिलरली लैमीज थ्योरम भी कुछ ऐसा ही बोलता है। वो ये बोलता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन साइन ए, मतलब साइन अल्फा। मैंने क्या किया, बेसिकली रेशियोज को पलटी कर दिया। तो पूरे को पलटी कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, एक ही बात है। तो मैं बोल रहा हूं लैमीज थ्योरम के हिसाब से ए अपॉन साइन अल्फा बराबर बी अपॉन साइन बीटा बराबर सी अपॉन साइन गामा, ऐसा। तो ये रेशियो हमेशा फॉलो होता है। तो इससे अपन एक क्वेश्चन इस तरीके से सोच सकते हैं, सपोज मैं आपको बोल रहा हूँ सी की वैल्यू 4 है, मैं बोल रहा हूँ गामा की वैल्यू 30 डिग्री है। ठीक है, सपोज मैंने बोला अल्फा की वैल्यू मैंने बोल दिया आपको 60 डिग्री है। तो क्वेश्चन में पूछ सकता है, बोलेगा ए बताओ कितना होगा। तो आप कुछ नहीं करो, आप देखो ए वाले को और सी वाले रेशियो को पकड़ लो। तो मैं लिख सकता हूँ ए अपॉन साइन अल्फा, यहाँ पे अल्फा की वैल्यू देखो 60 डिग्री है, तो अपन लिखेंगे साइन 60 बराबर सी जो कि 4 है, 4 अपॉन साइन गामा। तो इस तरीके से जब भी दे रखा हो तो इस तरीके से देखो ना, आप ए यहाँ से निकाल सकते हो। साइन 60 को ऊपर को दा दो तो अपने को क्या मिलेगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी 4 अपॉन साइन 30 इंटू साइन 60। तो क्या मिल जाएगा भाई, 4 अपॉन साइन 30 इज हाफ और साइन 60 इज √3/2। तो आप देख सकते हो ये 2 कूद के ऊपर आ जाएगा तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस 2 से इस 4 के 2 को उड़ा दूंगा तो 2 2 जा 4, तो आंसर आएगा 4√3 बराबर ए। तो इस तरीके से अपन ए निकाल सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन सिंपल से बनते हैं लैमीज थ्योरम पे। एक और टाइप का जो वेराइटी ऑफ सवाल मुझे बहुत बार दिख रहा है जिसमें बहुत ज्यादा बच्चे फंसते हैं, तो वो सवाल में कुछ ऐसा बोलता है कि सपोज हमारे पास 2 वेक्टर है ए और बी और उसका जो रिजल्टेंट है वो ए के परपेंडिकुलर है, इस टाइप से वो बोलता है। तो अगर अपन थोड़ा ध्यान से सोचें कि ए वेक्टर सपोज मैंने बना लिया, उसने सवाल में बोला है कि जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट ए के परपेंडिकुलर, तो रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से होना चाहिए परपेंडिकुलर। अब आप सोचो रिजल्टेंट हमेशा 2 वेक्टर्स के बीच में से ही निकलता है कि नहीं, तो मैं बोलूंगा बी कुछ ऐसा होना चाहिए तभी बी और ए के बीच से रिजल्टेंट निकल पाएगा। तो हमेशा ऐसे केस में बी जो है वो इस तरीके से यहां आ जाएगा, तो ये अपना बी वेक्टर हो गया। अब वो कुछ ना कुछ कंडीशन दे देता है, जैसे एक बार मान लो बोल देगा कि जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड है वो ए के ही बराबर है, इस टाइप से मान लो दे दिया। तो हमको बोलेगा बी को ए के टर्म्स में बताओ कि बी की वैल्यू कितनी होगी ए के टर्म्स में। तो अपन ऐसा सोच सकते हैं, हमेशा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करो, सबसे पहले एक डैश 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 करो, फिर यहाँ पे एक एंगल ले लो थीटा, ये हम खुद से कर रहे हैं। अब आप सोचो कि मैं बी का कंपोनेंट्स कर सकता हूं, तो जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा और ऊपर की तरफ आ जाएगा बी साइन थीटा। अब आप ये सोचो ना कि बी को तो हमने तोड़ दिया उसके कंपोनेंट्स में, तो बी तो चला गया। अब सोचो अपने पास 3 वेक्टर्स हैं, ये वाला बी कॉस थीटा, ये वाला बी साइन थीटा और ये वाला ए। इन तीनों का जो रिजल्टेंट है वो ऊपर आ रहा है, तो ऊपर आने का सेंस क्या होगा, ये दोनों आपस में कट के निपट जाएंगे, कैंसिल आउट कर जाएंगे एक दूसरे को। तो अपन एक कॉन्सेप्ट तो यहां से सीख सकते हैं कि बी कॉस थीटा को ए के आप बराबर करा दो, तो अपन बोलेंगे हॉरिजॉन्टल के दोनों कट के निपट गए। अच्छा, दूसरी चीज क्या बोल रहा है वो, दूसरी जो इन्फॉर्मेशन अपन को दिया है कि रिजल्टेंट ए के बराबर है, मतलब ये जो बी साइन थीटा अकेला बच रहा है ऊपर वही रिजल्टेंट है और उसकी वैल्यू ए के बराबर है। तो मैं बोल रहा हूं बी साइन थीटा की वैल्यू रिजल्टेंट के बराबर होगी, जिसको यहाँ पे ए बोल के अपन को दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करोगे, आप इन दोनों इक्वेशंस को रेशियो ले लो, डिवाइड मार दो।
तो जब आप डिवाइड करोगे आपको यहाँ से मिलेगा, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा ना, दोनों को डिवाइड लोगे तो b से b तो कट ही जाएगा, तो 1/tan थीटा बचेगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 1। अच्छा, मतलब बेसिकली बोलने का सेंस है tan थीटा आ गया 1 इस पर्टिकुलर सवाल के लिए। बाकी जनरल अप्रोच तो आप यही रखना है ना, ऐसे बना के। तो अब tan थीटा 1 आ गया, मतलब थीटा मिल गया 45 डिग्री। अब आपको अगर थीटा 45 डिग्री मिल गया तो मैं b को a की टर्म से बड़ी आसानी से बता सकता हूँ। किसी भी एक इक्वेशन को पकड़ लो, मैं इसको पकड़ के आगे बढ़ जाता हूँ, तो b cos 45 बराबर a हो जाएगा। cos 45 कितना होता भैया, 1/√2, तो ये हो जाएगा a। तो यहाँ से b की वैल्यू आ गई a√2 अपन √2 को ऊपर को दा दिए। तो ऐसे करके आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो जिसमें हमें b की वैल्यू a√2 ऐसे मिल जाएगी। तो जनरल अप्रोच क्या है, ये वाला चीज हमेशा सोचना। अगर रिजल्टेंट एक वेक्टर के परपेंडिकुलर है तो हमेशा आप सोचना a ऐसा होगा b ऐसा ही होगा, तभी रिजल्टेंट ऐसा परपेंडिकुलर निकल सकता है। तो इस कॉन्सेप्ट को बढ़िया से समझो और फाइनली अपन बोनस सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो यार सवाल कुछ ऐसा था कि सपोज हमको ना a वेक्टर दे रखा है, ये वेक्टर a है, एक वेक्टर b दे रखा है कि ये वेक्टर b है, ठीक है। तो बोलता है कि अगर a और b इस तरीके से दिया है, एंगल 120 डिग्री यहाँ पे दे रखा था, तो हमसे पूछता है a माइनस b वेक्टर और a वेक्टर के बीच का एंगल बताओ। तो इसको आप कुछ ऐसा समझ सकते हो कि b अगर ऊपर है तो माइनस b उसका पलटी हो जाएगा, माइनस b कुछ सपोज ऐसा बना लेते हैं माइनस b वेक्टर, सही है। अब आप सोचो कि जो a माइनस b होगा वो तो ये वाला वेक्टर होगा, है कि नहीं, ये वाला हो जाएगा a वेक्टर माइनस b वेक्टर, ठीक है। अब अपन को ये वाला एंगल निकालने को बोला है, सपोज इसको मैं थोड़ी देर के लिए थीटा बोल देता हूं, अपन को थीटा निकालने बोला है। तो थीटा के लिए जब भी एंगल की बात आएगी हमारे वेक्टर्स में अपन याद करेंगे tan थीटा हमेशा, राइट। तो अब कैसे tan थीटा निकाला जाए, तो उसके लिए अपन एक कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यहां से ना एक परपेंडिकुलर गिरा लो। अब आप सोचो कि भाई ये अगर 120 है तो ये एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब यहाँ पे अपन एक चीज तो बोल ही सकते हैं, जिसके साथ एंगल उसके साथ कॉस। तो अगर ये b होगा तो ये वाला होगा b cos 60, ये वाला होगा b sin 60। इसको मैं अलग से बना रहा हूं, तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ ये वाला लेंथ हो जाएगा b cos 60, ठीक है। अब समझो अगर ये पूरा a है ना, ये वाला पूरा a था, उसमें से ये पार्ट b cos 60 हो गया, तो ये बचा कुचा क्या होगा, a माइनस b cos 60। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं a माइनस b cos 60, मैग्नीट्यूड ही लिख रहा हूँ अभी, है ना। अब समझो अपन को ये वाला एंगल निकालना है थीटा। अच्छा, अपन इसको क्या बोल सकते हैं भाई, b sin 60। तो अगर मैं इस परपेंडिकुलर को b sin 60 बोलूं, इसको a माइनस b cos 60 बोल दूं, तो अपन को tan थीटा तो बड़ी आसानी से मिल जाएगा, परपेंडिकुलर बटा बेस, सही है। तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा बराबर b sin 60 डिवाइडेड बाय a माइनस b cos 60। तो अपन लिख सकते हैं tan थीटा बराबर b sin 60 √3/2 और नीचे आएगा a माइनस b cos 60, cos 60 इज 1/2। अब क्या कर रहा हूं मैं, ये जो 2 है एक बार a से मल्टीप्लाई करा दो और एक बार यहां मल्टीप्लाई कराओ, तो नीचे वाले 2 से कैंसिल होगा। तो अपन को मिल जाएगा tan थीटा बराबर b√3/2a माइनस b। तो यहां से आप थीटा को tan इनवर्स करके b√3/2a माइनस b के फॉर्म में लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो अपना जो आंसर है वो ये हो जाएगा फाइनली। तो इस क्वेश्चन को मैंने जेई के प्रीवियस प्रॉब्लम्स में शायद देखा था, अब हो सकता है नीट में भी टपक जाए कहीं से। तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को सीखो और मेन एटीट्यूड अपने को रखना है सीखने का, ठीक है। अपन को ये नहीं देखना है कि एडवांस में, मेंस में, नीट में क्या है, सीखने का एटीट्यूड रखो कि वेक्टर्स के साथ कैसे अपन खेल सकते हैं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल के सभी वीडियोस को एक बार सीक्वेंस में आप देखो, तो सारे कॉन्सेप्ट्स वेक्टर के आपके बढ़िया से क्लियर हो जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को अपन कंक्लूड करते हैं और आप सारे वीडियोस को बढ़िया से देखो, बढ़िया से पढ़ाई करते रहो। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।